सूर्य तत्व, ठीक है। इस सूर्य तत्व को कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं इसको? इंसोलेशन। ओके, क्या है सूर्य तत्व आप लोग जानते हैं? पहले सुना है, नाम से काफी क्या पता चल रहा है? सूर्य का ताप, साधारण भाषा में कहें तो सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप, है ना। सूर्य तत्व का मतलब क्या है? सूर्य तत्व का मतलब है आगामी और विकिरण। क्या है? आगामी सौर विकिरण। आगामी मतलब सूर्य से आने वाला विकिरण, ठीक है। अब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सौर विकिरण आता है सूर्य से जो सौर विकिरण आ रहा है, ये कैसे आता है? ये आता है ऊर्जा के बंडलों के रूप में। वेरी गुड। किस रूप में आता है? ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन के। क्या कहते हैं? फोटॉन। जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, फोटो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन के। ये जो सूर्य तत्व है, अगर आपसे पूछे तो सूर्य की जो आपको रेडिएशन आता है किस रूप में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। सूर्य तत्व आपको प्राप्त होगा, ऊर्जा के बंडल होंगे, और ये जो तरंगे हैं, कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आते हैं, ठीक है। ये जो ऊर्जा के बंडल्स हैं, ये जो सूर्य तत्व है, इनको इनकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर, इनकी वेवलेंथ के आधार पर, तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनको 4 प्रकार के स्पेक्ट्रा में डिवाइड किया जाता है। सूर्य तत्व कितने स्पेक्ट्रा में आपको मिलता है? 4 स्पेक्ट्रा। कितने स्पेक्ट्रा है इसके? 4। किस आधार पे ये स्पेक्ट्रा? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य तो समझते ही होंगे, क्या होती है तरंगदैर्घ्य? बताएं। श्रेणी और गर्त के बीच में, अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में कह रहे हैं, अगर अनुदैर्घ्य के बारे में कह रहे हैं, तो दो संपीड़नों और दो विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उसको, वो ठीक है, आप समझे। अब बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के आधार पर इन 4 स्पेक्ट्रा को हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन से स्पेक्ट्रा हैं? वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, गामा। 4 स्पेक्ट्रा में आएगा। फर्स्ट, सेकंड, गामा, एक्स एंड यूवी। पहला वाला जो स्पेक्ट्रा है वो कौन सा है? गामा, एक्स और यूवी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अगला कौन सा है? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य कौन सा? विबग्योर, ये पता है? यस। विबग्योर, वायलेट। बताओ, तुम भी बताओ। हाँ बताओ, नहीं बता दो। चलो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? ये 7 रंग जो है इंद्रधनुष में जो दिखते हैं तो वही तो है विबग्योर। अगला है अवरक्त। कौन सा? जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं ना, आईआर, इंफ्रारेड, अवरक्त, ठीक है। चौथा स्पेक्ट्रा है आर्की वेव्स।
रेडियो टीवी तरंगे, कौन सी तरंगे? रेडियो, ठीक है। तो जो ये हम क्या बोल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश समझ रहे, सूर्य तत्व का मतलब क्या है? सूर्य का प्राप्त होने वाला, सूर्य से आने वाला आगामी सौर विकिरण। ये सौर विकिरण किस माध्यम में संचरण करता है? ऊर्जा के बंडलों के रूप में संचरण करता है। इन ऊर्जा के बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और अगर ये तरंगे के रूप में देखें तो कौन सी तरंगों के रूप में संचरित होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। और कितने स्पेक्ट्रा में आता है? 4 प्रकार के स्पेक्ट्रा। और स्पेक्ट्रा का आधार क्या है? तरंगदैर्ध्य है। और ये जो तरंगदैर्ध्य है ये बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है, इनमें से मत पूछेगा निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होगी या सबसे कम होगी? इनमें से को इनमें से किसकी तरंगदैर्ध्य, या ध्यान से पढ़ो, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी? देखिए, बोल देगा कि वायलेट की होगी या ऑरेंज की होगी या रेड की होगी या ग्रीन की। ऑप्शन दे दिया है ना। अब बताओ किसकी ज्यादा होगी? इनमें से सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? आपको पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी है। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से उठा ले, या फिर कह दे निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज्यादा होगी? गामा दे दिया, ठीक है, गामा दे दिया आपको, यहाँ से ब्लू दे दिया, यहाँ से इंफ्रारेड दे दिया और यहाँ से रेडियो टीवी दे दिया, ठीक है। इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखो मैंने कहा कि बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य के क्रम में सबसे कम गामा की, फिर उससे ज्यादा एक्स, फिर यूवी, फिर वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इसकी, फिर बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें से आंसर तो पहले वाले हैं, इसका आंसर क्या होगा? रेड, क्योंकि रेड की सबसे ज्यादा है यहाँ पर, है ना। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा होगी? आरटी की सबसे ज्यादा होगी। तो ये इसका प्रश्न है। ये बात समझ में आ गई है ना कि तरंगदैर्ध्य के आधार पर किस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो ये था तरंगदैर्ध्य के आधार। अच्छा, अब जब इस आता है, क्या इसको जो ये सौर विकिरण है, ये सौर विकिरण आ रहा है, इस सौर विकिरण को मापने की कोई इकाई भी तो होगी। कितना सौर विकिरण आता है, कितना सूर्य से हमारी पृथ्वी को, कितना हमारे पृथ्वी का वायुमंडल या पृथ्वी कितना सौर विकिरण प्राप्त करती है, ये भी तो प्रश्न बनता है। तो कितना मिलता है? 100 ग्राम आधा किलो में नहीं बोलेंगे, इसको बताते हैं कैसे मिलता है। देखिए, अच्छा, कितना, क्वेश्चन लिख लो, कितना, क्या नहीं लिखना नहीं है, हमने लिख दिया, कितना सौर विकिरण मिलेगा। देखिए, जो सूर्य का जो 2 अरब इकाई है, सूर्य से जो सौर विकिरण निकलता है, जो सौर विकिरण आता है सूर्य से, कुल 2 अरब इकाइयां, उन 2 अरब इकाइयों में से पृथ्वी को जो मिलती है वो 1 इकाई मिलती है। तो 1/2 अरब समझ जाइए, ये तो होगा ना, 2 अरब वहां हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है ना। और अगर इसके मापन की हम देखें, क्योंकि सौर ऊर्जा है, ऊर्जा तो है, और ऊर्जा का मापने के लिए किस मापक का पैमाने का? कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी में मापने की यूनिट क्या है? कैलोरी। कितना है जो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल है, पृथ्वी का जो ऊपरी वायुमंडल है, इस ऊपरी वायुमंडल को 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2 कैलोरी। देखो, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्या, एक छोटे से एरिया को जो मेजर कर रहे हैं, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल को प्रति इकाई समय में कितना मिल रहा है? 2 कैलोरी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट में, यानी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है ऊपरी वायुमंडल में, उसको 2 कैलोरी सूर्य तक प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई? ये जो कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, इसके लिए जो यूनिट, एक यूनिट यूज कर ली जाती है, वह है लैंगले। क्या यूज कर ली जाती है? इसको कहते हैं
लेंगे और कितना मिनट तो कितना सूर्य तप प्राप्त हो रहा है? 2 लेंगे प्रति मिनट। तो सूर्य तप को मापने की इकाई क्या है? लेंगे प्रति मिनट। ये बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है? ठीक है, 2 लेंगे प्रति मिनट। और ये जो 2 लेंगे प्रति मिनट है, इसको कहते हैं सौर नियतांक। क्या कहते हैं? सौर नियतांक कहते हैं। सोलर कांस्टेंट इसको कहा जाता है, सौर नियतांक। आपसे प्रश्न पूछेगा सौर नियतांक का मान पृथ्वी के वायुमंडल के लिए कितना होता है? कितना होता है? तो रेडियन प्रति मीटर। अगर कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर में इसमें बोलेगा तो कितना? ये बात समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आया? तो बेटा पहले इसको ना ऐसे ही नोट कर लो, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट करिए, दिख रहा है? अगर कभी टाइम पूछे, समय, कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लगते हैं 8 से 1/3 मिनट। कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? 8 से 1/3 मिनट। आपकी जो बुक्स आपको मिलेंगी उसमें 8 मिनट हो सकता है दिया हुआ ऑप्शन, सीधे सीधे 8 मिनट दिया हुआ हो सकता है, लेकिन वैल्यू क्या है? 8 से 1/3 मिनट। आपको अगर ऑप्शन में 8 मिनट मिलेगा तो 8 मिनट पे टिक करके आ जाना। ऐसा मत बोलना कि सर ने जो बताया था ऑप्शन वो आया ही नहीं तो हम करेंगे नहीं इसको, ऐसा नहीं है, वो करके आए। नोट करें। समझ तो आ जाएगा ना इसमें क्या है? कल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और 1 महीने बाद पढ़ोगे। राजस्थानी, राजस्थानी,
मौसम के अनुसार, भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार, भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार पृथ्वी पर सूर्य तल का जो वितरण होता है वह असमान होता है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। कैसे? अब इस असमानता के कारण क्या है? इस असमानता के कारण है तो हम कुछ मुख्य कारणों पर करते हैं। ठीक है, एक पृथ्वी की आकृति, पहला जो कारण बता रहे हैं वह है पृथ्वी की आकृति। देखिए, पृथ्वी की जो आकृति है वो वक्राकार है, ऐसी है ना। तो इससे क्या होता है? देखिए, जो सूर्य है, सूर्य की किरणें कहीं तो लंबवत पड़ती है सीधी और कहीं तिरछी पड़ती है। पृथ्वी की ऐसी आकृति के कारण क्या है, कहीं तो सूर्य की किरणें लंबवत है और कहीं कहीं कहाँ, ये आपका कौन सा क्षेत्र है? 0 डिग्री के आसपास और ये 90 डिग्री पोल्स के आसपास। ठीक, तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, निम्न अक्षांश मतलब जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो सूर्य तप की मात्रा में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। क्यों? देखिए, एक कारण तो यह है कि उच्च अक्षांशों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। क्या होता है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछे पड़ने के कारण जो सूर्य तप है वो अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। क्या होता है? अधिक क्षेत्र में फैलता है, जबकि यहाँ पर सीधी पड़ रही है, यहाँ पर एक कम एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पड़ेगा, उसी को गर्म करेगा तो सूर्य तप की मात्रा वहां ज्यादा होगी। और उच्च अक्षांशों में जैसे जैसे हम जाएंगे तो सूर्य की किरणों का कोण चेंज होता चलेगा ना, ये एंगल चेंज होता जाएगा और एक तिरछी होती जाएगी। जितना तिरछा होगा उतना जो है सूर्य तप अधिक क्षेत्र में फैलेगा और उसका लाभ समझ में आएगा। एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है? देखिए, उच्च अक्षांशों पे जाने पर सूर्य की किरणों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। क्या तय करनी पड़ती है? अतिरिक्त दूरी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। देखिए, ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से सूर्य है ना, इसकी किरणें निकाल रही है। ठीक है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? यहाँ की तुलना में यहाँ तो ये पहुंच गए, ये लाइन क्या दिखा रही है, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ, ये अतिरिक्त दूरी है ना, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ रही है। अच्छा, डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ रही है और आपको पता है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठोस पदार्थ जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कल बताया है धूल कण इत्यादि, वो क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, अपवर्तन करते हैं। और उस प्रकाश के जब एक अतिरिक्त दूरी तय कर रहे हैं जिस दौरान, उस दौरान प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? अधिक प्रकाश की हानि होती है। प्रकाश जो है पूरा पहुंच नहीं पाता है कहाँ? ध्रुवों की ओर या उच्च अक्षांशों की ओर। इसलिए जो है ध्रुवों पर क्या है, जब हमने बात क्या कही थी आपसे कि जब हम निम्न अक्षांशों से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो निम्न अक्षांशों से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य तप की मात्रा में क्या होगा? क्वेश्चन है, क्या होगा? कमी होगा। कमी होने का कारण क्या है? हमने दो कारण बताए। एक, सूर्य की किरणों का कोण परिवर्तित होता है, सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं उच्च अक्षांशों में, कुछ तिरछी जाती है, तिरछे जाने से क्या होता है? सूर्य तप ज्यादा क्षेत्रफल में फैल जाता है। और दूसरा जो है हमने क्या बताया आपको, दूसरा कारण कि मार्ग में प्रकाश के प्रकीर्णन, परावर्तन और अपवर्तन के कारण क्या होता है? लॉस होता है, इसका लॉस होता है। ये बात समझ में आई? तो समझ में नहीं आ रही? इधर-उधर देख रहा है। चलिए, ठीक है, मौसम और दिन की अवधि। अगला एक कारण तो ये था, ठीक है। दूसरा कारण है बेटा, दूसरा कारण है दिन की अवधि। वाह, वर्ष का मौसम, दिन की अवधि। जितना दिन बड़ा होगा उतना सूर्य तप ज्यादा मिलेगा और जितना कम होगा उतना कम मिलेगा। यानी आप जानते हैं कि
जब सर्दियां होती हैं, अभी जो विंटर आने वाले हैं, इस टाइम दिन की अवधि कम होती है उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कम है, दिन की अवधि कम है, सूर्य तत्व का मान भी कम प्राप्त होता है। तो गर्मियों में आप देखते थे दिन की अवधि ज्यादा होती थी, उतना ज्यादा सूर्य तत्व प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? एक तो दिन का अवधि का मतलब दिन कितना बड़ा है और दिन कितना छोटा है। ओके, वर्ष का मौसम, अब आप दो चीजें मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो विषुव है और दूसरा है अयनान। विषुव है और अयनान। विषुव किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, और ऐसा साल में 2 बार होता है। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है कि जो दोनों गोलार्ध है, 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में जो सूर्य तत्व है उसकी मात्रा बराबर होगी। क्या होगी? बराबर, ठीक है, बराबर सूर्य तत्व प्राप्त करेंगे। लेकिन अयनांत की स्थिति आप जानते हैं, अयनांत में एक तो आपका ग्रीष्म अयनांत होता है और एक शीत अयनांत होता है। ग्रीष्म अयनांत की तिथि हमने बताई थी, 2 टाइप के होता है, ये मैंने पढ़ाया है आप लोग। ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत 21 जून को, अब आता है 21 जून, और शीत अयनांत बताओ 22 दिसंबर। ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत की स्थिति में होता होगा। देखो, ग्रीष्म अयनांत में क्या होता है, ये डेट भी याद रखनी है, पूछी जाती है सारी परीक्षाओं में, समझ लो कि ये कब आता है और ये कब आता है, ठीक है। ग्रीष्म अयनांत की स्थिति में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर, किस पर? कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध का जो अयनांत है उस पर लंबवत होता है। तो इस दिन क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा सूर्य तक प्राप्त होगा और दक्षिणी गोलार्ध को सब कम होगा। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध सबसे ज्यादा सूर्य तक प्राप्त करता है और दक्षिणी गोलार्ध सबसे कम सूर्य तक प्राप्त करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? 22 दिसंबर को शीत अयनांत के दिन क्या होता है, सूर्य कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर लंबवत होगा। इस दिन उल्टी जो है 21 जून के अपोजिट कंडीशन आ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य तत्व का मान सबसे अधिक होगा और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तत्व का मान सबसे कम होगा, है ना। तो आप इसको एक चार्ट के थ्रू जिस ढंग से आप कर सकते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उत्तरी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे विषुव है, विषुव यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पे क्या होगा, सूर्य तत्व की मात्रा सेम होगी दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए अयनांतों में, देखिए यहाँ पे 21 जून है, 21 जून का मतलब आप लिख लीजिएगा ग्रीष्म अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य तत्व मैक्सिमम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में मिनिमम होगा। 22 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में मिनिमम और दक्षिणी गोलार्ध में। बात समझ में आई? ये समझ में आया सूर्य तत्व का अभिकरण। ये 2 महत्वपूर्ण कारक मैंने आपको बताए, और भी कारक हैं जो सूर्य तत्व की मात्रा को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक और कारक है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। कैसे दूरी है? देखिए, ये सूर्य है और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर
दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रही है तो ऐसे में पृथ्वी कभी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होती है, कभी सूर्य के पास होती है। जब सूर्य से पृथ्वी की सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को, कब होती है? 3 जनवरी को, जिसको हम कहते हैं क्या? उपसौर कहा जाता है। पूछा जाता है उपसौर कब आता है, अपसौर कब आता है, ठीक है? 3 जनवरी को। तो क्या होगा, जब पृथ्वी पास है भैया, तुम हीटर के जितना पास जाओगे उतना ज्यादा हीट होगा ना, मिलेगा। वैसे पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है इस दिन, तो इस पृथ्वी को जो नॉर्मल है उससे 7% अधिक सूर्य तक प्राप्त होता है। जो एवरेज है उससे 7% अधिक सूर्य तक प्राप्त होता है। और ये आपका अपसौर की स्थिति है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति है। इस अपसौर की स्थिति में क्या होगा, 7 पृथ्वी सूर्य से दूर होगी और इससे न्यूनतम सूर्य तक की प्राप्त होना है। तो आपने देखिए कारणों पे हमने चर्चा की, असमान है सूर्य तक का वितरण। उसमें सबसे पहला कारण हमने बताया क्या, पृथ्वी की आकृति, जिसके कारण जो है विभिन्न अक्षांशों पे क्या होता है, सूर्य तक का मान कम होता चला जाता है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों। दूसरा क्या हमने क्या बताया, दिन की अवधि, दिन जितना बड़ा होगा उतना सूर्य तक ज्यादा प्राप्त होगा। और अगला मौसम बताया, इन्हीं स्थितियों में है ना, तो इसमें क्या उत्तरी गोलार्ध में होना, क्या दक्षिणी गोलार्ध। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में चर्चा की तो उसमें भी देखा कि कब ज्यादा प्राप्त होगा, कब। आप इसको अभी ऐसे ही रफ डायग्राम बना लीजिएगा, बाकी मैं कल इसको नोट कराऊंगा। दैट्स इट आज के लिए।